हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, और जो सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय की भारत के लोकतंत्र के सामने है वो है राजनीतिक अपराधीकरण। यानी राजनीति में अपराधियों का बोलबाला इतना अधिक हो गया है कि इस समस्या का निदान पाना स्वयं राजनीतिक विचारकों के लिए, विश्लेषकों के लिए, मूल्यांकनकर्ताओं के लिए और निर्वाचन कराने वाली संस्थाओं के लिए भी मुश्किल बनता जा रहा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राजनीतिक अपराधीकरण है वो क्या है, इसके कारण क्या है, इसको सुधार, इसका प्रभाव क्या रहता है राजनीति पर, और इसको सुधार करने के क्या क्या सुझाव है, इसके बारे में चर्चा करें। राजनीतिक अपराधी, अब बीच बोल रहे रिकॉर्डिंग मासी बोलेंगे तो देखेंगे, बोलो बीच में। राजनीतिक अपराधीकरण प्रावधान क्या है? राजनीतिक अपराधीकरण, इसके लिए प्रावधान है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 18 में ये लिखा गया है कि केवल दोषी राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। यानी अगर दोष सिद्ध हो चुका है न्यायालय द्वारा तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर ट्रायल चल रहा है यानी अपराध सिद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है तो वो व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और जब तक उस पर दोष सिद्ध न हो पदवी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए समय समय पर अनेक समितियां बनी और उन्होंने अनेक सुझाव भी दिए। संथानम समिति 1963 और वोहरा समिति 1993, इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। हालांकि इनके सुझावों को पूर्णतया लागू नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश भी आया था सन 2014 में। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी अधीनस्थ न्यायालय 1 वर्ष के भीतर विधायकों संबंधी जितने भी मामले हैं उन पर जल्द से जल्द सुनवाई करके निर्णय दे दे, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस संबंधित उत्तरदायी को निर्णय न देने के लिए कारण बताने का भी निर्देश दिया गया। लगातार जब हम 1950 से लेकर 2019 तक के चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि चुनाव में अपराधी व्यक्तियों का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। 2014 में लोकसभा में, मात्र लोकसभा में 542 में से 185 सांसद है वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले आए थे। यानी लगभग 542 का 34% जो हिस्सा है वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के हिस्से में था, मतलब वो विजयी हुए थे, इनके खिलाफ मामले दर्ज थे। जब हम 2019 के चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि 159 व्यक्ति है वो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विजय हुए थे। यानी लगातार आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का विजय होना लोकतंत्र के लिए बहुत अधिक घातक है, और योग्य उम्मीदवार का चुना नहीं जाना है वो उनके चुनाव के प्रति रुचि को कम होता दर्शाता है। पूर्व में बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर यहाँ लोकतंत्र की असफलता होती है तो शायद पूरे विश्व में लोकतंत्र की सफलता पर संदेह किया जाएगा, लोकतंत्र को सफल शासन प्रणाली के रूप में नहीं देखा जाएगा। अब हम कारण जानेंगे कि राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का चुनाव क्यों हो जाता है, क्यों वो विजित हो रहे हैं। प्रभावी कानून का अभाव, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्याय प्रक्रिया है वो अत्यंत धीमी और लचीली है, तुरंत निर्णय नहीं हो पाता। हालांकि 2017 में फास्ट ट्रैक का गठन भी हुआ था, लेकिन उसकी भूमिका नाम मात्र की रही। उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाला, उस पर कितने ही दोष है वो न्यायालय में लंबित रहते हैं, उन पर कार्यवाही चलती रहती है। उम्मीदवार 5 साल शासन करके भी चले जाते हैं, उसके बाद पुनः चुनाव भी जीत जाते हैं, फिर शासन करके चले जाते हैं, क्योंकि कई बार 20 से 25 साल है वो अपराध सिद्ध करने में लग जाते हैं। तो है ये जो सबसे बड़ा कारण है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन होने का। जागरूकता में कमी, हमारे यहाँ मतदाता है वो जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है। शिक्षित मतदाता भी प्राय जाति और धर्म देखकर वोट दे देते हैं, और वे उम्मीदवार की पृष्ठभूमि कैसी है, उम्मीदवार का चरित्र कैसा है, उम्मीदवार का
पीछे का जो इतिहास है वो क्या रहा है, वो किन पदों पर कार्यरत रहा है, किस तरह की सामाजिक पृष्ठभूमि है उसकी, उस पर ध्यान न देकर केवल और केवल या तो वो फला दल का उम्मीदवार है या उस जाति का है, उस धर्म से लिंक रखता है, उस समुदाय से लिंक रखता है, ये देखकर वोट दे देते हैं। यानी वोटर्स में जागरूकता की कमी होने के कारण आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार चुनकर आ रहे हैं। वोट बैंक, नकदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। बहुत समय जब चुनाव होते हैं तब जिनको फील्ड में जांच में लगाया जाता है तो गाड़ियों से भर भर के नोट है, वो नकदी इधर से उधर जाती है। तो उस नकदी की खपत कहाँ होती है? वोट देने वाले व्यक्तियों को उनको लालच दिया जाता है, शराब पिलाई जाती है, नगद पैसे दिए जाते हैं, सामान दिया जाता है और वोट बैंक से वोट लूट लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार भी इसका एक बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2004 में 24% भ्रष्टाचार हुआ चुनाव में, 2009 में 30%, 2014 में 34% और 2019 के चुनाव में 43% भ्रष्ट आचरण के मामले पकड़े गए। लेकिन चुनाव आयुक्त द्वारा कोई ठोस डिसीजन, ठोस निर्णय इससे संबंधित नहीं लिया गया। अपराधीकरण का प्रभाव है वो क्या रहता है? अपराधीकरण की प्रवृत्ति के लोग चुनकर आने से कानून निर्माण प्रक्रिया पर प्रभाव होता है, क्योंकि ये आपराधिक उम्मीदवार कहाँ चुनकर आते हैं? संसद में। कानून निर्माण का कार्य कौन करती है? संसद। तो अच्छे और देश के विकास को करने वाले कानून है उनका निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि अगर ऐसा कोई कानून जो उनके खिलाफ आता है राजनीतिक अपराधियों के, तुरंत ही वहां है कोरम पूरा नहीं होने के कारण या बहुमत सिद्ध नहीं होने के कारण वहां खत्म हो जाता है। तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का सबसे बड़ा प्रभाव है वो कानून निर्माण प्रक्रिया पर पड़ता है। न्यायिक व्यवस्था पर अविश्वास, पूर्व में आपको बताया हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था है वो बहुत अधिक लचीली और लंबा समय लेने वाली है। तो इस कारण अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति चुनाव लड़ता है उम्मीद और निर्वाचित होकर पद प्राप्त कर लेता है, किसी विभाग के मंत्री भी बन जाते हैं, तो आम जनता में न्यायिक व्यवस्था पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। इसका एक समाधान है त्वरित निर्णय। विधायकों से संबंधित जितने भी मामले हैं उसको 1 साल के भीतर उनका निर्णय हो जाना चाहिए। विकृत लोकतंत्र, लोकतंत्र का स्वस्थ मानसिकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा जो शासन है वो किया जाता है। ये लोगों का तंत्र है, पवित्र शासन प्रणाली है और ये पवित्र शासन प्रणाली आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं और उम्मीदवारों के कारण विकृत होती जा रही है। और विकृत लोकतंत्र में धन का प्रभाव अधिक होता है, शिक्षा का अभाव है और बाहुबल का अधिक प्रयोग किया जाता है। चुनावी संस्कृति में बाधा, चुनाव का सबसे बड़ा मोटो होता है निष्पक्ष चुनाव, लेकिन जब चुनाव ही बाहुबल, संख्या बल और वोटों की राजनीति और धन के बाहुल्य के कारण जीते जाते हैं तो हमारी जो चुनावी संस्कृति है, जो शुद्ध चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। संसदीय कार्य क्षमता प्रभावित, क्योंकि ये जो उम्मीदवार है ये चुनकर आते हैं, ये कहाँ बैठते हैं? संसद में। तो संसद की पूरी कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है। वर्तमान में हम देख रहे हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला उठ रहा है। तो हमारे जो लोकतंत्र के मंदिर हैं उन्हीं में अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो अच्छे कानूनों के निर्माण का और जनता है वो न्याय की उम्मीद नहीं कर पाएगी। अभी ये तो थे आपराधिकरण के प्रभाव। अब हम जानेंगे इन सब कमियों को दूर करने के सुझाव क्या क्या है। चुनाव आयोग को प्रभावी बनाया जाए, जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन है उनका निर्वाचन है वो बहुत ही शानदार ढंग से चुनकर आए। जैसे एक कॉलेजियम बना दिया जाए कि वर्तमान जो विधायक है, जो सांसद है, उसका उस पर प्रभाव नहीं रहे तो वो निष्पक्ष चुनाव करवा पाएंगे। दूसरा है प्रत्याशियों के मामलों का शीघ्र निपटारा,
जो प्रत्याशी है अगर उन पर कोई कारणवश हो सकता है झूठा भी अपराध है वो लगा दिया जाता है और उनका दोष सिद्ध नहीं होता या दोष सिद्ध हो जाता है, तो इसके लिए बहुत शीघ्रता से कार्य करना होगा। 1 साल के भीतर भीतर निर्णय दे दिया जाए तो आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं अगर वो गलती से सांसद चुनकर भी आ जाते हैं तो उनको वहीं हटाया जा सकता है। शपथ में गलत जानकारी देने पर जो शपथ पत्र भरते हैं राजनेता, अगर वो उम्मीदवार गलत जानकारी देता है तो तुरंत ही निर्वाचित होने के बाद भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए। आपराधिक राजनेता से जो गठजोड़ करने की प्रवृत्ति है सरकार की, उस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए, यानी जो चुनाव आयुक्त चुनकर आते हैं वो संसद द्वारा न चुनकर राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या ऐसे ही कोई गैर सरकारी संगठन का कॉलेजियम बनाकर, मतलब बहुत सारे इसमें संस्थाओं को शामिल करते हुए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। चुनाव प्रक्रिया व चुनाव लड़ने हेतु जो योग्यताएं हैं उसको सशक्त बनाया जाना चाहिए। उन योग्यताओं में सुधार किया जाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसे उम्मीदवार न बनाया जाए। न्यायिक संसाधनों में वृद्धि, तुरंत न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक जैसी जो कोर्ट है उनको प्रभावी बना जाए। 2017 में हालांकि फास्ट ट्रैक गठित किए गए लेकिन उनका प्रभाव इतना नहीं है, तो उनको प्रभावी बनाया जाए। और जितनी भी समय समय पर समितियां बनी है उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को लागू किया जाए। उदाहरण के लिए विधि आयोग, वोहरा समिति, संथानम समिति की रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द लागू हो, यानी चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो, चुनाव में वोट बैंक की राजनीति ना हो, चुनाव में पैसे है वो बहुत ही सीमित मात्रा में उनका उपयोग हो, उनके लिए निर्धारित किए जाए। प्रत्येक स्तर के उम्मीदवार के लिए अलग अलग जो है वो राशि निर्धारित कर दी जानी चाहिए। चुनाव में बाहुबल का प्रयोग ना हो, आपराधिक घटनाओं वालों को तुरंत ही अयोग्य घोषित किया जाए। इस तरह की जितने भी समय समय पर सुझाव है उनको सशक्ति से लागू किया जाए। जन जागरूकता, जब तक लोकतंत्र में लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इसी तरह से अपराधीकरण बढ़ता जाएगा। तो समय समय पर ऐसे नुक्कड़ नाटक, ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम चला के जो वोटर्स है, मतदाता है, उनको जागरूक किया जाए। और तो ऐसे ऐसे पोस्टर बनाए जाए कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें अच्छा उम्मीदवार चाहिए, हमें जाति को देखकर वोट नहीं देना है, योग्यता को देखकर देना है। तो अगर लोग जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से सभी सुधार है वो प्रभावी होंगे। तो आपके प्रश्न आ सकता है राजनीतिक अपराधीकरण क्या है, उसके कारण क्या है, अपराधीकरण का प्रभाव क्या है और राजनीतिक अपराधीकरण से लोकतंत्र को मुक्ति दिलाने के लिए उपयुक्त सुझाव क्या क्या है। तो इस सब को हमने आपको समझाया। आप इनका उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और जल्द ही हम आपके साथ फेसबुक पेज पर जुड़ रहे हैं, तो उसमें आपके लिए नोट्स के PDF है वो डाल दिए जाएंगे। तो आप अभी अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। 31 अगस्त तक शिक्षण संस्थान, कॉलेज, कोचिंग सभी बंद रहेंगे और आगे भी कब खुलेंगे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लेकिन आप पढ़ना जारी रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।